फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे 316 पे। 316 एक्चुअली क्या है ना, 316 गेज जो है ना, ये एक्चुअली फार्मास्यूटिकल इसमें यूज किया जाता है। तो हम लोग इसी गेज को यहाँ पे हमारे मशीन्स को आपको दे रहे हैं। सेकंड वन थिंग एक क्या है कि मशीन का कैलकुलेशन हो रहा है, तो उसी हिसाब से कंप्रेसर कितना कितना एचपी का लगना है। अगर 3 टन का आप मशीन लगा रहे हो तो कैलकुलेशन कितना एचपी का लगना है। 2 टन का मशीन लगा रहे हो तो कंप्रेसर कितना एचपी का लगना है, उसका विस्कोसिटी कितना, सॉरी उसका केडब्ल्यू कितना होना चाहिए, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, उसका डेसिबल कितना होना चाहिए। ये सब चीजें हम लोग आपको दे रहे हैं। अगर हम लोग आपको एगिटेटर भी दे रहे हैं तो एगिटेटर का विस्कोसिटी कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर 5 टन का मशीन है तो 5 टन के लिए 15 एचपी का लगा दिया, 10 एचपी का एगिटेटर लगा दिया, कोई जरूरत ही नहीं है उसकी। एक्चुअली आपका वाटर सर्कुलेशन और ब्राइन सर्कुलेशन कैसा हो रहा है उस पर ये सब चीजें डिपेंड होती है। अभी इवेपोरेशन कॉइल भी लोग हॉरिजॉन्टल देते हो, हमारा तो एक्चुअली इवेपोरेशन जो कॉइल है, जो अंदर का टैंक के अंदर का कॉइल है, वो तो हॉरिजॉन्टल है ही नहीं है। हम लोग उसमें नया एक ट्यूब आया हुआ है, हम लोग स्पेशली उसको डिजाइन करते हैं, राइफल ट्यूब बोलते हैं उसको, ट्यूब डाल रहे हैं, उससे सरफेस एरिया ज्यादा कवर होता है। जितना आपने अगर 100 फीट का कॉपर ट्यूबिंग डाल दिया तो ये लगभग आपको 80 फीट में आपका काम कवर हो जाएगा और सरफेस एरिया ज्यादा लेगा। उसका ये नहीं है कि आपने 100 फीट लगाना था तो 80 फीट लगा दिया, ये बात नहीं है। इसका कारण ये है कि ये सरफेस एरिया ज्यादा कवर करता है कूलिंग के लिए। तो ये सब चीजें है। हम लोग आगे भी आपको अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोग हमारी वीडियोस बनाते रहेंगे। अब हम लोग आपको एक बात बताते हैं कि हम लोग अगर कंडेंसिंग यूनिट भी डिजाइन कर रहे हैं तो कंडेंसिंग यूनिट का एक प्रॉपर वे है बनाने का। जैसा उसका जो फिन्स रहते हैं उसका कितना इंच जगह होनी चाहिए, वो हम लोग 10 इंच का लेते हैं, उसका कैलकुलेशन होता है। देन एयर फ्लो कितना होना चाहिए, उसका सीएफएम कितना होना चाहिए, उसका एयर प्रेशर कितना होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सब चीजें कैलकुलेट करके ही हम लोग कंडेंसिंग यूनिट बना रहे हैं। कंडेंसिंग यूनिट में कंप्रेसर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, देन आपका रिसीवर हो गया। ये सब की इंफॉर्मेशन हमारे कोटेशंस में हम लोग आपको दे रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोग आपको गारंटी देते हैं कि हमारा जो आइस निकलेगा वो 16 आवर्स में निकलेगा या 24 आवर्स में निकलेगा। जैसा भी आप हमें ऑर्डर देते हैं कि आप अगर कहते हैं हमें कि हमें 16 आवर्स में चाहिए तो हम लोग 16 आवर्स में मैच करके दे सकते हैं आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरह हम लोग अभी 20 टन का 50 टन का आपको मशीन हम लोग दिखाएंगे आने वाले वक्त में। 5 टन का तो मशीन हमारे पास ऑलरेडी चालू है, 10 टन का भी एसएस का मशीन चालू है। जो फिशरीज वाले हैं उन लोगों को इसका ज्यादा जरूरत गिरता है, और जो जनरल सेल कर रहे हैं ना उनको लिए एफआरपी मशीन, एसएस का मशीन भी वो ले सकते हैं। एक्चुअली लाइव आपका सेल देख के आपको परचेस करना है मशीन को। पर मैं तो आपको सीधा बोलूंगा कि आपने थोड़ा एमएस को अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि एमएस का जो कैन का भी रिजेक्शन है वो पूरा मशीन ही सड़ जाता है। और देन आप अगर मशीन को नीचे व्हील्स नहीं देते हो तो मशीन का वेट जो है वाटर का, अगर 5 टन का मशीन है उसको व्हील नहीं है तो मशीन तो पूरा अंदर धस जाएगा, वो और नीचे नीचे चला जाता है मशीन, और फिर आप मूव नहीं कर सकते उसको, कहीं मूव नहीं कर सकते। अब हमें भी फोन आता है, कोई कस्टमर बोलते हैं बहुत बार कि सर आप ये जो टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं, इतना हायर टेक्नोलॉजी है, ऐसा कैसा हो सकता है, आप बोल रहे 16 घंटे में कैसा। तो हम लोगों का एक ही जवाब रहता है कि देखिए सर, आप पहले बटन का मोबाइल यूज करते थे, आज आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। बटन के मोबाइल के पहले भी आप वायर का मोबाइल यूज करते, टेलीकॉलिंग फोन करते थे, उसके पहले तो फोन ही नहीं था। तो ये टेक्नोलॉजी अपडेशन का विषय, थोड़ा टेक्नोलॉजी अपडेट हो रहा है। बाहर देशों में आप देखोगे तो अभी तो ये जो हम लोग जो प्लांट लगा रहे हैं वो तो प्लांट है ही नहीं मार्केट में, क्योंकि फ्रीऑन बेस। और आप अगर अमेरिका का बात करोगे तो वहां पे तो CO2 का बात चालू है, CO2 भी, क्योंकि ये तो इमर्शन करता है, तो ये भी गैस वहां से रिजेक्ट कर दिया है। तो इंडिया में तो अभी चालू है, तो चल रहा है ये सब चीजें। तो हम लोग बेसिकली आपको यही बताना चाहते थे कि आप टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपडेट कीजिए, क्योंकि आपके पास अगर स्मार्टफोन आ गया है तो पहले के जमाने में तो लोग ये भी नहीं सोचते थे कि वायर से बात की जा सकती है करके। तो वायर से भी बात हो रही है, तो अभी तो बिना वायर की बात हो रही है। आपके फ्रेंड को फोन, आप अगर किसी दोस्त को फोन लगाते तो वायर तो नहीं लगती उसमें। तो इसी तरह का आइस प्लांट में हमने जो लेके आए हैं, ये हमारा राइफल इवेपोरेशन कॉइल है। राइफल इवेपोरेशन कॉइल क्या करता है ना, आपका सरफेस एरिया ज्यादा कवर करके ज्यादा से ज्यादा सरफेस को ठंडा कर रहा है। अब ठंडा करने की वजह से आपको जल्दी से जल्दी कूलिंग मिल रहा है, कूलिंग मिलने की वजह से आपका बर्फ जल्दी हो रहा है और आपका इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है। आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी बच रहा है तो ये कंप्रेसर ज्यादा एम्पियर ना लेते हुए आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम कर देगा। इसी तरह से मैं आपको सोलर का भी बता दूं। आप अगर सोलर प्लांट में जाना चाहते हो, आप प्लांट का भी खर्चा कर रहे हो। देखिए, आप अगर प्लांट ले रहे हो 10 टन का तो आपका 35 लाख का रेट है। अब 35 लाख उसमें भी लगाना है, सोलर में भी लगाना है, तो सोलर का भी लगभग कैपिटल कॉस्ट उतना ही होना है आपका। तो ये ना करते हुए अगर आप
या अगर आप इसी को पीएचई में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो सोलर का खर्चा है वो 3-4 लाख में हो जाएगा। उसको छोड़ दो, सोलर को छोड़ दो, हम लोग ये बोल रहे हैं कि पीएचई अगर आप अपनाएंगे तो पीएचई क्या करता है ना, फास्ट कूलिंग करता है, तो आपका कैपिटल कॉस्ट बच रहा है, आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो खत्म हो जा रहा है। अभी आज सोलर का भी खर्चा करेंगे 10 टन के लिए लगभग 10-12 लाख का तो खर्चा होगा एटलीस्ट, कम से कम, उससे भी ज्यादा ही हो सकता है। उससे अच्छा है 3-4 लाख का एक आपने पीएचई ले लिया, पीएचई कम से कम 8 घंटे का बिजली बचा रहा है, अल्फा लेवल का जर्मन बेस्ड पीएचई है, और ये बड़े बड़े डेयरीज में तो यूज होता है। और हमारा रहेगा तो हम लोग तो थर्मल कैलकुलेशंस में एकदम, थर्मल कैलकुलेशन तो हम लोग कर ही रहे इसमें, और मैं भी खुद थर्मल इंजीनियर हूँ। हमारा पूरा टीम इंजीनियरिंग का पूरा टीम यहाँ पे लगा पड़ा हुआ है इसी बातों में कि हम लोग कितना जल्दी आपको जल्द से जल्द प्रोडक्शन एनर्जी कैसे बचाए, इसमें हम लोग रिसर्च पे लगे हुए हैं। और हमारा बेसिकली एक ही काम नहीं है कि हम लोग सिर्फ आइस प्लांट बनाते हैं, हम लोग ब्लास्ट फ्रीजर भी बनाते हैं -40 तक, -40 का ब्लास्ट फ्रीजर बनाते हैं, कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं, उसके बाद आइस क्यूब मशीन, आइस फ्लेक्स मशीन। अभी हमारा हम लोग आने वाले एक वीडियो में हम लोग आपको एलएनटी के कंस्ट्रक्शन साइट पे जो हमने आइस फ्लेक्स मशीन दी हुई है उसका हम लोग आपको वीडियो बना के डायरेक्ट साइट विजिट कराने वाले हैं। वहां पे हमने लगभग 50 टन का आइस फ्लेक्स मशीन दिया हुआ है। तो जो कॉन्क्रीटिंग आपने देखा होगा, सीमेंट कॉन्क्रीटिंग, सीमेंट में भी आइस लगता है, सीमेंट, गिट्टी, रेती, और उसको जब मिक्सिंग करते हैं तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, तब उसको वहां पे आइस फ्लेक्स लगता है। अब आप समझिए, हम लोग अगर एलएनटी कंपनी को आइस फ्लेक्स मशीन बेच रहे हैं तो उसी हिसाब से वहां पे इंजीनियर्स से ही हमारा वार्तालाप होता होगा या फिर टेक्निकल फाइट होती होगी। तो आपका जो मशीन परचेसिंग पैटर्न है ये थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग प्रॉपर मशीन का यानी जो मशीन की ब्यूटी रहती है, एक्चुअल मशीन किसको बोलते हैं, ये समझ पाओगे। तो नहीं तो क्या है, आज मशीन ले लिया, 3 साल के बाद वो मशीन खराब हो रहा है, तो उसमें कोई पॉइंट तो नहीं है। तो ये सब चीजें, और आने वाले समय में हमारे बहुत सारे वीडियोस आपको डे टू डे अपडेट होते रहेंगे।